तो करे भाई 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 बैठ जा आ बैठ जा बेटा आस-पास में इधर आ आस-पास में इधर से आगे इधर से आ जा अरे बेटा पास में जाओ इधर मास्क लगा मास्क क्या रजाई ओढ़ के आ जाती है इधर आ जा दूर दूर बैठो पास में आ जा इधर आ जा इधर पास मत बैठो भाई सर ये तो मेरा ही फोटो आ रहा है मोबाइल ऊपर कर लेना सुनना भाई ध्यान से आज चल रहा है अपना झाग लगने की देखिए भाई झाग लगने की बोर्ड पे देखें आंगन की तीसरी विधि है झाग लगने की सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखें कि यदि अयस्क की प्रकृति सल्फाइड हो क्या यदि अयस्क की प्रकृति सल्फाइड हो तो हम झाग प्लवन विधि का चुनाव करेंगे क्लियर हो गई बात तो उसका सांद्रण उस अयस्क का सांद्रण हम कौन सी विधि से करेंगे बेटा झाग प्लवन विधि से करेंगे झाग प्लवन विधि में क्या करते हैं हम एक आयताकार पात्र लेते हैं दिखाई दे रहा है बोर्ड पे ध्यान से देखना इस आयताकार पात्र के अंदर जल भर देते हैं क्या भर दिया भाई मुझसे बोलो जल भर देते हैं हमने क्या लिया यहाँ पर आयताकार पात्र जिसमें क्या भर दिया बेटा हमने जल और जल के साथ साथ थोड़ी मात्रा में हमने इसमें एथिल सोडियम एथिल या एथिल जेंथेट डाल दिया इसके बाद हमने क्या किया एक 90 डिग्री के एंगल पर घूमी हुई एक लोहे की नली इसके अंदर डाल देते हैं जिसकी सहायता से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं फिर इसमें हम पिसे हुए अयस्क को डाल देते हैं और इसमें थोड़ी मात्रा में तारपीन या चीड़ का तेल किसका तेल भाई तारपीन या चीड़ का तेल डाल देते हैं जिससे इसकी ऊपरी सतह पर एक तेल की परत एकत्रित हो जाती है दोबारा सुनो हमने क्या किया आयताकार पात्र लिया उस आयताकार पात्र में जल डाल दिया और इसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम एथिल जेंथेट डाल दिया सोडियम एथिल जेंथेट डाल दिया और इसमें एक 90 डिग्री के एंगल पर घूमी हुई एक लोहे की नली डाल दी जिससे हमें वायु की धारा इसके अंदर प्रवाहित करनी है और इसमें थोड़ी मात्रा में तारपीन या चीड़ का तेल डाल देते हैं जिससे इसकी ऊपरी सतह पर तेल की एक पतली लेयर जमा हो जाती है तेल तो करता है झाग बनाने का काम करता है और ये कहलाता है सोडियम एथिल प्लेवन कारक का काम करता है उसके बाद पिसे हुए अयस्क को इसके अंदर डालकर हम वायु की तेज धारा इसमें प्रवाहित करते हैं
जिससे सल्फाइड गैस अच्छी तरह से मथ दिया जाता है और सल्फाइड गैस इसके अंदर झाग बनाता है। मतलब कि जब हवा प्रवेश कराते हैं तो तेल क्या बनाता है? झाग बनाता है। ये झाग क्या करता है? इसके अंदर उपस्थित सल्फाइड अयस्कों को अपनी पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित कर लेता है और अधिशोषित कर कर अपनी पृष्ठीय सतह पर क्या कर लेता है? इसे एकत्रित कर लेता है। तो ये तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को कहा जाता है भाई? ऊपर आ जाता है। तथा आघात्री गेंद या मैट्रिक्स जो अग्रव्य है, ये अग्रव्य वो कहाँ रह जाता है भाई? पात्र के पहने में बैठ जाता है। इस प्रकार प्राप्त अयस्क को निखार कर हम क्या कर लेते हैं भाई? पृथक कर लेते हैं। ये कहलाता है झाग प्लावन विधि। अच्छी तरह समझ में आ गई झाग प्लावन विधि। तो पहला तो हमने पॉइंट कौन सा पढ़ा था? अयस्क का पीसना। सबके समझ में आ गई थी। हाथ से निकाले गए अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े की सहायता से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर इन टुकड़ों को काय में डालते हैं? दलित्र, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? महीन चून। फिर इस चून को काय में डालते हैं? स्टैम्प मिल में डालते हैं, जिससे महीन पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का पीसना। दूसरा अपन ने पढ़ा अयस्क का सांद्रण। धातु कर्म का दूसरा पॉइंट पढ़ा अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में अपन ने क्या बताया? क्या बताया? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को अयस्क से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तथा अयस्क के सांद्रण की विधि का चुनाव अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों के आधार पर किया जाता है। इसकी तीन विधियां हैं। एक तो पढ़ी थी अपन ने गुरुत्व पृथक्करण, दूसरी पढ़ी चुंबकीय पृथक्करण और तीसरी पढ़ी झाग प्लावन विधि। पहली बताई थी हमने गुरुत्व पृथक्करण विधि का चुनाव कब करेंगे? यदि अयस्क का घनत्व अधिक हो और अपद्रव्य का घनत्व कम हो तो हम कौन सी विधि का चुनाव करेंगे भाई? गुरुत्व पृथक्करण विधि का चुनाव करेंगे। गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम क्या करते हैं? अयस्क को हलवा फर्श पर रखकर ऐसे फर्श पर रख देते हैं या अयस्क रख दिया और पानी की तेज धारा उस पर मारते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित कंकड़, पत्थर, मिट्टी के अपद्रव्य बहकर अयस्क से क्या हो जाते हैं भाई? पृथक हो जाते हैं। तथा अयस्क भारी होने के कारण ऊपरी सतह पर ही रह जाता है। दूसरी विधि अपन ने पढ़ी थी चुंबकीय पृथक्करण। उसमें अपन ने क्या बताया था? यदि अयस्क चुंबकीय प्रकृति का हो, यानी कि चुंबक से आकर्षित होने वाला हो और अपद्रव्य अनु चुंबकीय हो या इसका विपरीत हो, अशुद्धियां चुंबकीय हो और अयस्क अनुचुंबकीय हो, तो भी हम कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? बोलो। चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में मैंने क्या बताया था? दो घिरनियां होती हैं। छोटी वाली घिरनी तो किसकी होती है? चुंबकीय घिरनी। और बड़ी वाली किसकी होती है? लोह घिरनी। अब इन दोनों घिरनियों पर रबड़ का क्या चढ़ता रहता है? पट्टा चलता रहता है। इस रबर के पट्टे पे पिसे हुए अयस्क को हम ऊपर से धीरे धीरे गिराते हैं, जो कि रबर के पट्टे पर धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है और जैसे ही लंबवत स्थिति पे आता है, चुंबकीय घिरनी की लंबवत स्थिति पे आता है, तो चुंबक से आकर्षित होने वाले कण को कहाँ गिर जाते हैं? चुंबक के नजदीक। और अनुचुंबकीय कणों का ढेर उससे क्या बन जाता है?
धूल बन जाता है। इस प्रकार चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों ही कण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं भाई, पृथक हो जाते हैं। तीसरी अपन ने पढ़ी कौन सी विधि भाई, झाग प्लवन। सबके समझ में आ गई। यदि अयस्क की प्रकृति सल्फाइड होगी तो हम झाग प्लवन विधि का ही चुनाव करेंगे। झाग प्लवन विधि में एक आयताकार पात्र होता है। इस आयताकार पात्र में जल भर देते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम एथिल जैंथर डाल देते हैं, जो कि अयस्क में उपस्थित छोटे छोटे सल्फाइड कणों को जल से प्रतिकर्षित करके ऊपरी सतह पर भेजता है। इसमें थोड़ी मात्रा में तारपीन का तेल या चीड़ का तेल डाल देते हैं, जो कि झाग कारक झाग बनाने का कार्य करता है। उसके बाद पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को फिर हम पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को इस पात्र के अंदर डाल देते हैं और वायु की तेज धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं, जिससे ये जो तेल है ये वायु के साथ मिलकर झाग बना। ये झाग कोलाइडी प्रकृति का होता है। इसलिए झाग इसके अंदर उपस्थित जो सल्फाइड अवद्रव्य सल्फाइड अयस्क के उन सल्फाइड अयस्कों को अपनी कौन सी सतह पर, पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित करके और पृष्ठीय सतह पर अधिशोषित करके, और ये जो सोडियम एथिलजेंटेड है ये सल्फाइड अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को जल से प्रतिकर्षित करके कहां भेजता है, ऊपरी सतह पर भेजता है। इस प्रकार सांद्रित सल्फाइड अयस्क इसकी ऊपरी सतह पर क्या हो जाते हैं भाई, एकत्रित हो जाते हैं, जिसे निखार कर हम क्या करते हैं भाई, अलग कर लेते हैं। समझ में आ गई भाई, क्लियर हो गई सबके। चलिए ये कौन सी विधि पढ़ी अपन ने, झाग प्लवन विधि। इसके बाद देखिए भाई, अब इसके बाद है सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। आप इसको सुनना। तीसरा पॉइंट यही है, देखो अयस्क का पीसना हो गया, अयस्क का सांद्रण हो गया। अब तीसरी विधि क्या है, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। हाँ क्या पूछ रहा है, कह रहे बहुत अच्छी हो, अल्लाह का शुक्र है। क्या बेटा क्या आगे आगे इसको तो फिर हटा दिया था ना अपन ने बेटा। अभी उसके बाद ध्यान मत दो, अभी उस पर ध्यान मत दो, अपने पढ़ने पे ध्यान दो, उसे मैसेज करने दो, कुछ भी करने दो, है ना। फिर अभी बाद में अभी देखना होगा है ना बेटा। अभी अपन ध्यान दे अभी, हाँ बिल्कुल कर दो, नजरअंदाज कर दो बिल्कुल। फिर अभी अपन बात करते हैं ना, सुने भाई। अब तीसरा पॉइंट है सांद्रित अयस्क जो हमने प्राप्त कर लिया, चाहे वो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा कराओ या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कराओ या झाग प्लवन विधि द्वारा। अब इस सांद्रित अयस्क को हम धातु ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो विधि। कितनी विधियां, दोनों में से कोई एक काम में आएंगे। एक तो निस्तापन और एक भर्जन। एक तो कौन सी और दूसरी कौन सी, भर्जन। अब तीसरी विधि अपन पढ़ रहे हैं भाई, सांद्रित अयस्क को या सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके हमारे पास कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। एक तो निस्तापन और नंबर दो है भर्जन। ध्यान देना भाई, इस पे पूछा जाता है, दोनों को एक बार पूछा जाता है निस्तापन भर्जन से आपके। तो ध्यान से देखिए, यदि अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, कल पढ़े थे ना अपन ये, या कार्बोनेट हो,
ऑक्साइड गैस को, हाइड्रोक्साइड हो या कार्बोनेट गैस को, तो हम निस्तापन विधि का चुनाव करेंगे। और यदि गैस की कौन सी प्रकृति का हो भाई, सल्फाइड प्रकृति का हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्जन करेंगे। पहली बात तो याद रखिए, अगर गैस की प्रकृति ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो या कार्बोनेट हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, निस्तापन। और यदि सल्फाइड हो तो किसका प्रयोग करेंगे, वर्जन का। एक बार निस्तापन और वर्जन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। अभी बोल रहे हैं ना बेटा, अभी बोल रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो अभी, इसीलिए मैंने कहा एक बार पढ़ लो और उस पर निशान लगाओ, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही। मैं अब पढ़ाता हूँ, निस्तापन ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये लिख दिया मैंने, निस्तापन। अरे मैं बता रहा हूँ बेटा, परेशान मत हो, अभी मैं बोल रहा हूँ सब, है ना। ये लिख दिया पहले मैंने, निस्तापन। ये क्या रहा है, परेशान मत हो, अभी सब याद हो जाएगा बेटा। निस्तापन पढ़ लो पहले एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। बातें करने के लिए नहीं कहा है मैंने, डायरेक्ट बता सकता था आपको। भाई वापस चला है जाना नहीं या तो कोर्ट चेंज करना पड़ेगा, अपन ने हटा दिया तो कैसे आएगा दोबारा। वही लड़का जो कल अपन ने करा था ना, तो अपन ने करा ही नहीं ना, क्या रहा हूँ आपने का सारे वो एडमिट ऑन कर दिया होगा फिर। हाँ सर, जब तक आप एडमिट नहीं करोगे आएगा नहीं। एडमिट हो देना, इसको करना देना, उसको हटा देना, पॉसिबल ही नहीं। मैंने तो एडमिट ऑल करा था। ये बात सही है, एडमिट ऑन करना अभी तो नहीं है, आवाज है ना फैजान को, जो अपना फैजान अली, ये तो अच्छा वाला है, दुर्गंध वाला आ रहा है क्या? नहीं है, आप एडमिट मत करना उसको,
नाम देख के एडमिट कर दिया करो। इंडिविजुअल एडमिट करना। अच्छा वाला चलेगा नहीं। ये याद रखना, पढ़ाते ही मैं पूछूंगा, तुमसे मौका दिया है मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए। ध्यान दे भाई, पढ़ लिया ना? अब इधर ध्यान दे। निष्कापन सबसे पहले तो याद रखना, यदि अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? निष्कापन करते हैं। क्या करते हैं? पहला पॉइंट तो ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, निष्कापन हमेशा वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। निष्कापन काय में करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और उपस्थिति में भर्जन करते हैं। तो हम क्या करते हैं? निष्कापन वायु की किसमें करते हैं भाई? अनुपस्थिति में। आप सुनना, हम क्या करते हैं? जो सांद्रित अयस्क हमारे पास ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट, जैसे ये सारे अयस्क हैं, जो भी अयस्क है, ये ऑक्साइड अयस्क, ये भी ऑक्साइड अयस्क है, ये कार्बोनेट अयस्क है और ये भी कार्बोनेट अयस्क। बात समझ में आ गई? ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट और कार्बोनेट अयस्क। ध्यान से देखना, इन अयस्कों को हम परावर्तनी भट्टी के अंदर रखकर वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने ना पाए। वो पिघलने, यानी कि उसके गलनांक से कम ताप तक हम उसे गर्म करते हैं। जिससे क्या होता है? अयस्क में उपस्थित जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित होकर इससे क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ऊपर का तीर का मतलब गैस के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और ये धातु काय में बदल जाता है? धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यदि अयस्क की प्रकृति कार्बोनेट होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2, अयस्क में उपस्थित जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें कार्बनिक पदार्थ की जो अपद्रव्य है वो वाष्पित होकर क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। एक तो जल होता है जलवाष्प के रूप में, कार्बोनेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और कार्बनिक पदार्थ जो है वो अशुद्धियां भी इससे क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और ये अयस्क जो है काय में बदल जाता है भाई? धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। और चौथा पॉइंट है, संपूर्ण पदार्थ पोरस यानी कि छिद्र युक्त हो जाता है, जिससे आगे की अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। विस्थापन क्लियर हो गया? विस्थापन का पहला पॉइंट क्या बताओगे? ये किसके लिए? यदि अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हो तो हम कौन सी विधि का चुनाव करते हैं? निष्कापन विधि का चुनाव करते हैं। निष्कापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसमें होता है वायु की, यानी कि इस सांद्रित अयस्क को हम परावर्तनी भट्टी के तल में रखकर इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने ना पाए, जिससे अयस्क में उपस्थित जो जल है वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और धातु ऑक्साइड का बदल जाता है। नंबर 2, इसमें अगर कार्बनिक पदार्थ का द्रव्य भी उपस्थित है तो वो भी वाष्पित होकर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तीसरा, अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है।
और संपूर्ण पदार्थ कोरस यानी कि छिद्र युक्त हो जाता है, जिससे आसिके की अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। वर्जन में किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को भाई? बॉयज किसी को कुछ पूछना है? विस्थापन? गर्ल्स विस्थापन पूछना है किसी को? बॉयज बॉयज वर्जन पढ़ लो एक बार। विस्थापन हो गया। वर्जन देखो, फिर स्टार्ट करता हूं मैं वर्जन। सभी आ देखो भाई, देख लो मेरे एक बार। शुरू करें। ध्यान दें बोर्ड पे। वर्जन सुनिए ध्यान से। यदि अयस्क की प्रकृति सल्फाइड हो, यानी कि सांद्रित अयस्क सल्फाइड हो, तो उसके लिए हमेशा क्या करेंगे? भाजन करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, भाजन वायु की उपस्थिति में कराते हैं, जबकि विस्थापन वायु की अनुपस्थिति में कराते हैं। भाजन में क्या करते हैं हम कि जो सांद्रित सल्फाइड अयस्क है, उस सांद्रित सल्फाइड अयस्क को परावर्तनी भट्टी के तल पर रखकर वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने ना पाए। सल्फाइड अयस्क, जिससे अयस्क में उपस्थित जो सल्फर है वो वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है भाई? बाहर निकल जाता है। पहला पॉइंट, सल्फाइड अयस्क के जो सल्फर होगा, तो यह अयस्क में उपस्थित जो सल्फर है, अयस्क में उपस्थित जो सल्फर है वो वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है भाई? बाहर निकल जाता है। पहली बार याद रखना, सल्फाइड अयस्क में आर्सेनिक और एंटीमनी का द्रव्य उपस्थित होता है। किस किस का? आर्सेनिक और। नंबर 2 में क्या होता है? इस सल्फाइड अयस्क में उपस्थित यह आर्सेनिक का द्रव्य होता है इसमें, और एंटीमनी का भी द्रव्य होता है। यह आर्सेनिक और एंटीमनी का जो द्रव्य है, ये भी वायु से क्रिया करके वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में AS2, बोलो, Hb2 बैलेंस कर लो, और ये क्या भाई? वाष्पशील ऑक्साइड
वाष्पिल ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि जो आयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और एंटीमनी का जो द्रव्य है वो भी वायु से क्रिया करके वाष्पिल ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3, ये जो सल्फाइड आयस्क के पीबीएस है, एडएनएस है, जो कोई भी सल्फाइड आयस्क के ये भी वायु से क्रिया करके काय में बदल जाता है भाई। एक धातु ऑक्साइड ये पीबीओ प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाए, इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार शामिल अयस्क काय में बदल जाता है भाई, ऑक्साइड में बदल जाता है। कोई प्रॉब्लम। भरजान कौन से अयस्कों के लिए किया जाता है, सल्फाइड, वायु की उपस्थिति है। इसमें क्या करते हैं हम, अयस्क को बराबर सल्फाइड अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर इतना गर्म करते हैं कि वो पिघलने न पाए, जिससे अयस्क में उपस्थित सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। नंबर 2, अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और एंटीमनी का द्रव्य भी वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर वाष्पिल ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। और तीसरा जो सल्फाइड अयस्क है ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित। अगर मैं आपसे कहूं निष्कापन और भर्जन में अंतर बताओ, तो नंबर 1, निष्कापन वायु की अनुपस्थिति में और ये वायु की उपस्थिति। नंबर 2, इसका उपयोग कब करते हैं, यदि अयस्क की प्रकृति ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हो तो निष्कापन, और अगर सल्फाइड हो तो भर्जन क्रिया का उपयोग किया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार देख लो तुम। बेटा आप आज आइए, क्या नाम है बेटा आपका? अभी तक कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? आप मेरी बात सुनिए, जहां से अपन कर रहे हैं ना अभी एक दिन ही तो हुआ है कि 2 दिन हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करें? 2 दिन। आप आज किसको जानती हैं इसमें से? किसी को नहीं। कहाँ रहती है बेटा आप? दादाबाड़ी। इसमें 2 काम है, एक या तो आज मेरे से ले जाए, कल आप उसको दे दीजिएगा, ठीक है। और जब कल आएंगी तो आप ये तो 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, 9th में भी 10th में पढ़ा होगा, उसकी डिटेल। तो इस चैप्टर के लिए तो आप मुझसे ले जाना है, ठीक है। तो कल उसको देख लेना। आपका नंबर आ गया, दे दिया, आपके पास पीडीएफ रात को ही, ठीक है। तो या तो मैं आपको पीडीएफ पर भेज दूँ, या आप ये कॉपी है ये ले जाइए, है ना। और जो चैप्टर तुम्हारे अभी हो गए उनके लिए फोकस करवा के तुम्हें हम बस टेंशन फ्री रहना और हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और अपने ऊपर हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस ध्यान रखना। कोई परेशानी कहीं किसी प्रकार की नहीं, ठीक है। आज कुछ समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रही है ना कि कुछ हो रहा है? बेटा हमारी मजाक करने की आदत है बेटा, ठीक है। मत करो। हाँ भाई बॉयज बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? गर्ल्स किसी को कोई प्रॉब्लम? आज सुनना, चौथा पॉइंट कितना आसान हो गया। देखिए अब अपन सब जानते हैं कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया ना धातु। अब इस ऑक्साइड को क्या में परिवर्तित करना है? अशुद्ध धातु में। तो हम क्या करेंगे? इसमें कार्बन मिलाकर गर्म कर दें या ऑक्सीजन मिलाकर गर्म कर दें। तो देखो कार्बन द्वारा ही करेंगे हमेशा। चौथा पॉइंट है अपना, ध्यान देना भाई। अब धातु ऑक्साइड पे पहुंच गए। चौथा पॉइंट है अपना, है
धातु ऑक्साइड का, बोलो काय में, धातु में परिवर्तन। देखिए जैसे मान लीजिए ये PbO है या ZnO है, धातु का ऑक्साइड में प्राप्त हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन मिलाकर गर्म कर देंगे, कोक मिलाकर वात्या भट्टी के अंदर रहकर गर्म कर देंगे। नाम सुना होगा वात्या भट्टी का। उस वात्या भट्टी में कार्बन मिलाकर इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, और ये अशुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी बेटा में, ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा क्या बचा, अशुद्ध धातु का शोधन। क्या पढ़ना है अपने को, इस अशुद्ध धातु के शोधन की विधि का चुनाव अयस्कित प्रकृति के आधार पर किया जाता है। और इसमें जो अपने पास विधि है वो केवल वैद्युत अपघटन विधि अपने पास है, बताएंगे तो हम सारी, लेकिन काम में कौन सी आएगी, वैद्युत अपघटन विधि हमारे काम में आएगी। इसे अपन मंडे को वो बेटा ये ले जा तू, पास पीडीएफ को नहीं लगी, अरे जो भी लग